आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। जब हम इतिहास की किसी घटना के बारे में डिस्कस करते हैं तो पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है वो ये कि आखिर हमें ये कैसे पता। जो बातें किताबों में लिखी गई हैं वो क्या उनके द्वारा लिखी गई हैं जो उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। तो हमारी समझ में आता है, खासतौर पर जो हमारा सिलेबस है प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास का, खासतौर पर 1947 तक, तो उन सब घटनाओं का तो कोई प्रत्यक्षदर्शी आज है नहीं हमारे बीच में। तो दो तरीके से लोगों ने इतिहास की घटनाओं को लेखबद्ध किया। एक वो जो प्रत्यक्षदर्शी थे। जब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और फिर हम इंडिका और अर्थशास्त्र जैसी रचनाओं को देखते हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन लेखकों के द्वारा लिखी गई। चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र का लेखक था, वो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, पुरोहित, प्रधानमंत्री उसके दरबार में था। और इंडिका का लेखक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। लेकिन मजे की बात यह है कि जहां मेगास्थनीज चंद्रगुप्त का वर्णन करता है, उसकी दिनचर्या से लेकर के उसके प्रशासन तक के बारे में हमें जानकारी देता है, वहीं चाणक्य अपने अर्थशास्त्र को एक एकेडमिक इंटरेस्ट की बुक के तौर पर लिखता है, जिसमें वो बताता है कि प्रशासन कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, राजा के मंत्रियों का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए, विदेश संबंध कैसे होने चाहिए। और वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर चुप्पी साध लेता है, अर्थात वो किसी व्यक्ति विशेष का जिक्र अपनी पुस्तक में नहीं करता। इसके अलावा मुद्रा राक्षस जो कि गुप्त काल में विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई। अब मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु भी मौर्य काल से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किस प्रकार घननंद की सत्ता का अंत करके अपने राज्य की स्थापना करी, मुद्रा राक्षस इसका एक विस्तृत विवरण देता है। लेकिन समस्या यह है कि विशाखदत्त समकालीन नहीं है। तो दो प्रकार का इतिहास लेखन हुआ। एक जो घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके सामने घटनाएं घटित हुई, उन्होंने उसको लिखा। दूसरा जिन्होंने पुरानी किताबों को पढ़ा और उसके आधार पर घटनाओं को लिखा। तो एक पहलू तो ये है जहां तक बात है इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की। तो एक प्रश्न ये उठता है कि इन साहित्यिक स्रोतों पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं। जो समकालीन हैं, क्या वो घटनाओं का सही चित्रण कर रहे हैं? खासतौर पर तब जब प्राचीन काल में लेखन ऐतिहासिक लेखन ही क्यों ना हो, लेकिन वो दरबारी लेखन है, अर्थात लेखक जो है वो राजा के आश्रित हैं। तो क्या जब कल्हण ये कहता है कि इतिहासकार वो जो राग और द्वेष से परे हो, तो क्या एक दरबारी लेखक के लिए राग और द्वेष, अर्थात वो लोभ या मोह माया के वशीभूत होकर के गलत लेखन ना लिखे, या फिर बदला निकालने के लिए या भय में पड़ करके गलत लेखन ना लिखे? क्या वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राचीन काल में इतना महत्व दिया जाता होगा कि एक राजा खुशी खुशी अपनी आलोचना को स्वीकार कर सके? तो जब हम प्राचीन काल का कोई भी लेख पढ़ते हैं, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि जो स्रोत है
वो कितना सत्य है। तो फिर हमें इतिहास लेखन में कुछ अन्य स्रोतों को भी खंगालना पड़ता है कि सिर्फ साहित्य पर ना निर्भर रहा जाए, कुछ पत्थर पर खुदी हुई इबारतों को भी पढ़ लिया जाए, अभिलेख देख लिए जाए, उस राजा के सिक्के देख लिए जाएं और उस राजा के क्षेत्र के बाहर या उस राज्य के क्षेत्र के बाहर क्या कोई रचना हुई है जिसमें उसका जिक्र हुआ है। तो तुलनात्मक अध्ययन भी जरूरी है और राजनीति विज्ञान और अन्य विषयों में मैंने देखा है कि तुलनात्मक अध्ययन पर बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन इतिहास में कम से कम जो बुनियादी कक्षाएं हैं 11th-12th की या ग्रेजुएशन की, वहां पर हमें तुलनात्मक अध्ययन जैसा कुछ ज्यादा नजर नहीं आता। हाँ, शोध का विषय तो है। तो हम अपने आप को एक उलझन में पाते हैं कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं कैसे पता चलेगा कि वो सत्य है या नहीं। तो जब तक हम एक बार पूरा इतिहास पढ़ नहीं लेते, खासतौर पर जो नए स्टूडेंट हैं उनको मेरी एक सलाह है कि पहले दिन आप इस विवाद में ना पड़ें। आप एक रीडिंग किसी भी एक अच्छी टेक्स्ट बुक की लें, गाइड से दूर रहें, और जब आपकी एक रीडिंग पूरी हो जाएगी फिर उसको आप दोबारा पढ़ेंगे बुक को। उसके बाद आप अन्य सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं और तब कहीं जाकर के आप कुछ निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो पाएंगे कि आपके पास दो मिलती जुलती व्याख्याएं हैं या दो बिल्कुल विरोधाभासपूर्ण व्याख्याएं हैं, तो उसमें से आप अपनी एक लाइन चुन सकते हैं। ये जो मैंने बोला है कि आप अपनी एक लाइन चुन सकते हैं, इस पर जरा गौर करिए। क्या जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो घटनाओं का सत्य विवरण है या फिर वो इतिहासकार का अपना मत है? एक राजा बहुत अच्छा था, वो वास्तव में अच्छा था या इतिहासकार को अच्छा लगता था क्योंकि इतिहासकार उसका दरबारी था? ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपका इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या है। आपको परीक्षा पास करनी है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए इस तरह के डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इतिहास की खोज में हैं, आपकी पसंद का विषय है, शोध कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हमारे पास भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पर यहां पर दो पॉइंट हैं, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हम क्या क्या ले सकते हैं? साहित्यिक साक्ष्य को दो भागों में बांट दिया जाता है, लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य। लौकिक जो इस दुनिया से, इस जगत से संबंधित हो, धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य जो आध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से संबंधित हो, जिसमें परलोक संबंधी विचार भी होंगे। तो क्या धार्मिक साहित्य में लौकिकता नहीं होगी? क्योंकि आखिर में स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म या धर्म किसके लिए है? निश्चित तौर पर वो पेड़ पौधों या अन्य जंतुओं के लिए तो नहीं है, उनके लिए भी कई धर्मों में व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मूलतः प्रत्येक धर्म इस लौकिक जगत से संबंधित है और फिर इस लौकिक जगत से वो पारलौकिक जगत की यात्रा की बात करता है। तो धार्मिक साहित्य में
एक पहलू ये है कि हमें धर्म की जानकारी मिलती है। धर्म क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके कर्मकांड क्या हैं, और जिनके लिए वो है हमें उनके जीवन की भी जानकारी मिलती है। हमें राजाओं से लेकर के मनुष्यों तक के धर्म के बारे में जब जानकारी मिलती है तो हमें उनके मानवीय जीवन के जो सुख और दुख हैं उनकी जानकारी मिलती है, क्योंकि धर्म के साथ ये दो पहलू अनिवार्य तौर पर जुड़े हुए हैं, दुखों का अंत और सुख की प्राप्ति, अंतिम उद्देश्य। तो एक मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, लौकिक जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत उसका भी विवरण होता है। वो लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, उनके आवास किस प्रकार के हैं, वो यात्रा के लिए किस तरह के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, परिवहन के क्या साधन हैं, उनके पास किस प्रकार के हथियार हैं, या फिर वो किन किन जीव जंतुओं से परिचित हैं, वो किन पेड़ पौधों से परिचित हैं, वो कहाँ पर निवास करते हैं, अर्थात किस नगर में निवास करते हैं, क्या वो समुद्र से परिचित हैं, क्या वो पर्वतों को जानते हैं, नदियों की बहुतायत है या फिर मरुस्थल है। अर्थात धार्मिक ग्रंथों में इतिहास के साथ साथ भूगोल भी होता है, उसमें बॉटनी भी होती है, यहां तक कि उसमें आपको एंशिएंट मेडिकल साइंस के भी एविडेंस मिलते हैं कि उसमें रोगों के उपचार की विधियां भी मिल जाती हैं। तो धार्मिक साहित्य को मात्र और मात्र धर्म से संबंधित करके अगर हम पढ़ेंगे तो फिर इतिहास के स्टूडेंट्स को उसमें कुछ खास नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप धर्म से अलग जो उसमें जीवन का वर्णन है, आम मनुष्यों के विश्वासों का वर्णन है, तो आपको उसमें बहुत मदद मिलेगी। हाँ, पढ़ते समय सावधानी बरतने की जरूरत जरूर है। तो धार्मिक साहित्य भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो दो भागों में विभाजित है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत यहां पर मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं, वैसे कई पॉइंट बन जाते हैं। वैदिक साहित्य है, महाकाव्य है, पुराण है और धर्मशास्त्र है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदों की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई, वो भी वैदिक साहित्य का हिस्सा है। इसके अलावा हमारे 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत। जो संदर्भ दिया मैंने आपको धार्मिक ग्रंथों का, कि अगर कोई कहे कि धार्मिक ग्रंथ में इतिहास कहाँ है, तो ये संदर्भ महाकाव्यों के बारे में उठता है। जवाब वही है जो प्रत्येक धार्मिक ग्रंथ के बारे में है, कि उसमें आम लोगों के विश्वास, आम लोगों के जीवन, दिनचर्या। पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ वो देवता विशेष से संबंधित हैं कि शिव पुराण है और मार्कंडेय पुराण है और विष्णु पुराण है, वहीं दूसरी तरफ वो आम भारतीय लोगों के जनजीवन, उनके रीति रिवाजों से संबंधित है, तीज त्योहार। धर्मशास्त्र सूत्र साहित्य, खासतौर पर धर्म सूत्र और स्मृति ग्रंथों को मिला करके कहा जा रहा है। तो धर्म सूत्र, स्मृतियों के और अन्य पुस्तकों के भाष्य यानी कि टीकाएं, कमेंट्री, एसेज या निबंध, ये सब सम्मिलित तौर पर धर्मशास्त्र कहलाते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य में प्राचीन काल में बौद्ध और जैन साहित्य हमारे पास है। इन सबको हम थोड़ा थोड़ा करके आगे पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य को हमने 2 भागों में बांटा है, विदेशी यात्रियों के विवरण
कौन विदेशी यात्री? यहाँ पर 3 श्रेणियां हैं, लेकिन इन तीनों में भी 2 विभाजन हो जाएंगे। खासतौर पर यूनानी रोमन लेखक, वो जो हिंदुस्तान आए ही नहीं, हेरोडोटस जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, तो बिना भारत में आए ही इतिहास लेखन कर दिया। सुनी सुनाई बातों के आधार पर, कुछ लोगों से मुलाकात करने के बाद, और इतिहास लिख दिया। और वो लोग जो हिंदुस्तान आए, जैसे कि अलेक्जेंडर, सिकंदर के साथ जो लोग आए, या फिर सेलुकस के राजदूत मेगास्थनीज, और भी कई नाम हैं, डायमेकस से लेकर के और एंटीओलकिड्स तक। चीनी लेखक जो मोटे तौर पर तीर्थयात्री थे, जो बहुत स्पष्ट थे अपनी यात्राओं के दौरान कि उनको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करनी है, साहित्य एकत्र करना है, ज्यादा से ज्यादा किताबें अपने साथ लेकर के जानी हैं, तो उनका एक अलग दृष्टिकोण था। और अरबी लेखक जो हिंदुस्तान में इस्लाम के आगमन के बाद, अरबों के सिंध विजय के बाद जिन्होंने भारत में आना शुरू किया, और सुलेमान से लेकर के अलबरूनी तक, अलबरूनी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये विदेशी यात्रियों के विवरण है। अब इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जब आप, अब इसको हम एक पॉइंट उठा लेते हैं कि धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे।